महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ये कुंभ नहीं, ये है महाकुंभ, जो कि लगता है 6 नहीं, 12 नहीं, 48 नहीं, 84 नहीं, पूरे 144 सालों बाद। जो 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद सिर्फ प्रयागराज में लगता है। तो फिर चलिए चलते हैं प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के सफर पर, जहां गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुके सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आने वाले हैं 40 करोड़ लोग। To this day, the Kumbh Mela attracts travelers from all over the world. My name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. 4000 हेक्टेयर में फैला यह कुंभ का मेला 2013 में लगे कुंभ के मेले से ऑलमोस्ट 2 गुनी जगह में लगाया गया है। इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। नाइट लेजर शोज, हजारों हेक्टेयर में लगी टेंट, नए नए पार्क, ऊंची ऊंची मूर्तियां, नदी क्रॉस करने के लिए पैंटून पुल, एयर ड्रोन सर्वेलेंस, AI पावर्ड कैमरास, हजारों में पुलिस, आर्मी, फायर ब्रिगेड, खोया पाया केंद्र, एकड़ों में फैली पार्किंग एरिया, यात्रियों के आने जाने के लिए एक्सपेंड किया गया प्रयाग और संगम रेलवे स्टेशन और रोड्स, सिर्फ 45 दिन चलने वाले महाकुंभ के लिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये महाकुंभ इतना फेमस क्यों है? कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ कब लगता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? क्यों दुनिया भर से करोड़ों लोग यहाँ आते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, त्रिवेणी संगम में ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पर अगर ना जाओ तो कुंभ में आना अधूरा माना जाता है? और भी ऐसी कई महाकुंभ से जुड़ी बातें जो शायद आपको ना पता हो। चलो तो फिर चलते हैं महाकुंभ के सफर पर और जानते हैं आज की इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ। महाकुंभ को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू धर्म की जड़ों और पवित्र परंपराओं को जानना होगा कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। कुंभ एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अमृत से भरा हुआ घड़ा या कलश। इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे यूनेस्को ने भी इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर जब देवराज इंद्र को एक सम्मान स्वरूप माला भेंट दी, तो देवराज इंद्र ने शक्तिशाली होने के घमंड में चूर होने के कारण उस माला को खुद न पहनकर गजराज के सिर पर रख दिया। गजराज ने उस माला को अपनी सूंड से पैरों तले डालकर कुचल दिया, जिसके बाद महर्षि दुर्वासा ने अपना अपमान होता देख क्रोधित होकर एक श्राप दिया। आप सभी देवताओं को शाप देता हूँ, आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। और जब श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो देवता पृथ्वी पर रहने लगे। देवताओं ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। फिर ये सब सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने को कहा और कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन से निकलने वाली चीजों को आधी आधी करने की डील की। फिर सभी देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करने में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और जब घोर परिश्रम करने के बाद बीच रास्ते में जयंत पकड़ा गया। इस बीच छीना झपटी के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरती हैं और वहीं अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिनों तक अविराम युद्ध चलता रहा, जिसको देख भगवान विष्णु ने कलश शांत करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर छल से देवताओं को अमृत और दानवों को जल पिला दिया। इस प्रकार देव दानवों का युद्ध का अंत हुआ। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों में परस्पर 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा, वो देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। और फिर उन 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होने के बाद एक महाकुंभ होता है, जो कि 144 साल में
अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ की, तो ये प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लगता है। दूसरा हरिद्वार में गंगा के किनारे लगता है। तीसरा उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है और चौथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेले का एवोल्यूशन हमारी पुरानी परंपराओं से निकल कर आता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ मेले का जिक्र किसी भी एंशिएंट बुक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में माघ मेले का वर्णन मिलता है, जिसे कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे डिसाइड किया जाता है कुंभ मेला कहाँ, किस महीने, किस साल लगेगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है जो कि डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, खासकर बृहस्पति की स्थिति पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाता है तब पृथ्वी पर 12 साल गुजर चुके होते हैं और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किया जाता है कि कब और किस जगह पर मेला लगेगा। जब बृहस्पति एक स्पेसिफिक राशि में प्रवेश करता है तब उस समय पर होने वाला काम शुभ माना जाता है। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला तब लगता है जब बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करता है। हरिद्वार में तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा धनु राशि में होता है। उज्जैन में तब लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होता है। और फाइनल नासिक में कुंभ मेला तब सेलिब्रेट किया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहों का ये अलाइनमेंट बनता है तब पृथ्वी पर एक ऐसी फोर्स लगती है जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है और नदियों में बहने वाला पानी अमृत के समान हो जाता है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम तट पर एक ऐसी जगह है जहाँ विजिट करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वहाँ ना जाओ तो कुंभ मेले में आना अधूरा माना जाता है। उस जगह पहुँचने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंभ मेले में क्या क्या होता है। दुनिया भर से आए लोग यहाँ शाही स्नान करते हैं। Yes. What do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world, so I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। गंगा आरती होती है, कुछ लोग पिंड दान करते हैं। इसी के साथ यहाँ बहुत सारे अखाड़े लगते हैं, साधु संत आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी आती हैं जो आस्था की धरती प्रयाग संगम में डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेला भारत की समृद्ध संस्कृत विरासत प्रदर्शित करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लाता है, एकता और साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग अपनी संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और कलाओं को दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ हर तरह के लोग, काले, गोरे, लंबे, छोटे, मोटे, पतले, हर तरह के लोग आते हैं, जिनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है और मिलजुल कर कुंभ के भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। कुंभ का महत्व सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं है। कुंभ स्टेट और कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। ज्यादा पुराने डाटा की बात ना करके 2019 में हुए अर्ध कुंभ की बात करें तो 2019 में गवर्नमेंट ने 4,236 करोड़ रुपए लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था और अप्रोक्सीमेटली 6 लाख वर्कर्स को रोजगार मिला था। लेकिन वहीं इस बार 2025 महाकुंभ मेले में 7,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें 14 ROBs एंड RUBs, 61 रोड, 40 चौराहों और मंदिरों का ब्यूटिफिकेशन और रेलवे लाइन के एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन के लिए अलॉट किया गया था। जिसमें इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू के अलावा कुंभ मेले से छोटे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ठेला लगाने वाले बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। मेले में लगने वाले स्टॉल्स, छोटे बड़े दुकानदार 45 दिनों में 1 साल तक की इनकम जनरेट कर लेते हैं। अब ये तो आपने देख ही लिया कि कुंभ मेला अपने आप में कितना यूनिक, रिच कल्चर्ड है। लेकिन कुंभ मेले में आना, स्नान करना, घूमना और चले जाना उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। करोड़ों की आबादी को हैंडल करना, उनके रहने, खाने पीने और सबसे जरूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए सभी को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए 50,000 प्लस पुलिस आर्मी तैनात की गई है। AI पावर्ड कैमरास लगाए गए हैं, अंडर वाटर ड्रोन सर्विलेंस, 351 फायर फाइटिंग व्हीकल्स, 2,500 वाटर पुलिस, रेस्क्यू वाटर रोबोट्स, वाटर एम्बुलेंस डिप्लॉय किए गए हैं। इसके साथ ही डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है, जिससे कि श्रद्धालु पानी की ज्यादा अंदर ना जाएं। इसके अलावा यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख टॉयलेट्स, 24/7 IEEE कैमरा मॉनिटरिंग, 10 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स
और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, कुंभ में आने वाले डिवोटीज की कार पार्किंग के लिए 1800 हेक्टेयर की पार्किंग बनाई गई है। यही सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं जिनको सरकार को हैंडल करना पड़ता है और ऐसा माना जा रहा है कि ये कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है। तो अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में बताया था कि आखिर प्रयागराज संगम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कुंभ में आने पर जाना जरूरी होता है। तो वो है अक्षय वट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में आकर स्नान करना ही काफी नहीं होता, सिद्धि के लिए अक्षय वट के दर्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। ये अजय अमर है, इसका किसी काल में विनाश नहीं है। प्रयाग में इसी का दर्शन मुख्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, त्रिवेणीयम माधवम सोमम भरद्वाजम च बाष्की वंदे अक्षयवटम प्रयाग तीर्थ नायकम। तीर्थ के राजा जो है प्रयाग, और ये अक्षयवट में स्वयं भगवान विष्णु वट माधव के रूप में विराजमान है। हाँ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका दर्शन करने से प्रयाग में आने का फल मिलता है, प्रयाग के पंचकोशी यात्रा का फल मिलता है इसकी परिक्रमा करने से। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इस पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि चाहे पृथ्वी पानी में डूब जाए, चाहे प्रलय से सब कुछ नष्ट हो जाए, फिर भी ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। और इसके अलावा एक और मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आरंभ किया जिसमें भगवान शिव और विष्णु यजमान बने, और फिर यज्ञ के अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक पेड़ को उत्पन्न किया जिसे अक्षय वट के नाम से जाना गया। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इस पेड़ की उम्र 5270 वर्ष बताई जाती है और कहा जाता है इस पेड़ की जड़ें पाताल तक जाती है। जब मुगल इंडिया में शासन कर रहे थे तब मुगलों ने और कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पेड़ को खत्म करने का बहुत प्रयास किया। इस पेड़ को काटा, जलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो इस पेड़ को नष्ट नहीं कर पाए। और कहा जाता है कि इस धरती पर 5 ऐसे वट वृक्ष हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। पहला अक्षय वट प्रयागराज में, दूसरा सिद्ध वट उज्जैन में, तीसरा बंसी वट वृंदावन में, चौथा मोक्ष वट गया में और 5वां पंचवट पंचवटी में है। तो ये तो थी अक्षय वट की कहानी। इसके अलावा संगम में जाने के लिए कई ऐसी जगह हैं जैसे बड़े हनुमान मंदिर, नागवासुकी मंदिर, अलोपी मंदिर, शंकर विमान मंडपम, मनकामेश्वर, सोमेश्वर महादेव, शिवालिक पार्क जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का रिप्लिका बना हुआ है। और अगर आप भी प्रयागराज संगम में जा रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप महाकुंभ के अवसर पर भी यहाँ नहीं जा पाए तो क्या ही आना हुआ आपका महाकुंभ में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रयास किया है महाकुंभ को डॉक्यूमेंट करने का। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।